नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खाड़ी देशों की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर अब अपने रक्षा हथियारों के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों के साथ भी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के बीच इन देशों ने अपनी रक्षा नीति में विविधता लाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारी रक्षा खर्च के बावजूद सुरक्षा को लेकर संतोषजनक परिणाम न मिलने और अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में देरी को लेकर खाड़ी देशों में असंतोष बढ़ा है। विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे इन देशों ने वैकल्पिक साझेदारों की तलाश शुरू कर दी है। अब ये देश जापान, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। हाल के वर्षों में ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में कुछ सफलता मिलने के बावजूद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार रियाद में हुई हालिया रक्षा प्रदर्शनी में चीन, रूस, तुर्की और पश्चिमी कंपनियों की मौजूदगी ने वैश्विक रक्षा संतुलन में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। अब खाड़ी देश केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि स्थानीय उत्पादन और तकनीकी साझेदारी पर भी जोर दे रहे हैं। वहीं अलीपुरद्वार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम घोषणाएं की, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद को सख्ती से रोका जाएगा और समाज में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने आगे महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया। साथ ही कहा कि माताओं और बहनों को सरकारी बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा, यानी उनके लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी। इस संबोधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और आगामी चुनावों को लेकर माहौल और अधिक सक्रिय हो गया है। मुझे बताओ भाई, किसी को 4 शादी करने देना चाहिए क्या? इस और युवा बताए, करने देना चाहिए? आपको मालूम है ना कौन करता है 4 शादी? मालूम है या नहीं है? दीदी लोग मालूम है ना? आप भाजपा सरकार बना दो, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को सख्ती से बंद करेंगे। और दीदी लोग, आपके बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपये का चेक आ जाएगा। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये का चेक आ जाएगा। माताओं बहनों को सरकारी बसों में टिकट नहीं लेना है, मुफ्त में घूमना होगा। 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त करा देंगे और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपया देने का काम बंगाल की सरकार। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण बिल को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने बिल पर चर्चा करते हुए अपनी रणनीति साझा की और आगे की राजनीतिक दिशा पर विचार विमर्श किया। बैठक में महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एकजुट रुख अपनाने और संसद में अपनी भूमिका को लेकर भी बातचीत हुई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि इस विषय पर व्यापक सहमति और ठोस कदम जरूरी हैं। राजधानी दिल्ली में इस बैठक के बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। वहीं आसनसोल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान बड़ा बयान देते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति और विकास व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, पानी और किसानों की मदद की कमी है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। ओवैसी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि SIR प्रक्रिया में नाम कटने को लेकर भी गंभीर सवाल हैं और इसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी पात्र लोगों के दस्तावेज सही तरीके से शामिल हों। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की राजनीति में लोगों को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है और विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
में बीजेपी मजबूत है तो उसकी जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी है। आपसे कह रहे हैं कि यकीनन जितना नुकसान भारत के संविधान को और मुस्लिम अक़लियत को, खास तौर से गरीबों को होता है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, उतना नुकसान टीएमसी से भी हो रहा है। मैं बंगाल पहली मरतबा नहीं आया हूँ, कई मरतबा आया हूँ और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आते रहूंगा, मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत रहती है वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, अगर अस्पताल है तो बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर जमीन के नीचे साफ जल उनको नहीं मिलता है, वहाँ पर किसानों को कोई मदद नहीं की जाती है। तो ये सब इसका ताल्लुक हमसे है। अगर आप इस बात को समझेंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इंसाफ हासिल कर सकेंगे। में बीजेपी मजबूत है तो उसकी जिम्मेदार की। वहीं मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल बन गया है। इस बार के परिणाम में कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और राज्य भर में टॉप रैंक हासिल की है। पन्ना की प्रतिभा सोलंकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी सफलता से जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है और परिवार व शिक्षकों में उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। रिजल्ट घोषित होने के बाद स्कूलों में भी छात्रों का उत्साह देखने को मिला। वहीं शिक्षा विभाग ने सफल छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। तो पन्ना की प्रतिभा सोलंकी टॉपर बन गई हैं। छात्रों में भी खुशी की लहर रिजल्ट निकलने के बाद देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी। एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो पन्ना की प्रतिभा सोलंकी टॉपर बनी है, जिससे उनके घर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित आनंद इंडस्ट्रीज एरिया में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक फैक्ट्री परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार प्लॉट नंबर 172/2 स्थित टेक्नी बर्ड्स के प्रथम तल पर रखी लकड़ियों में आग लगी थी, जबकि पास ही स्थित एक अन्य प्लॉट की छत पर लगे टावर में भी आग की लपटें फैल गई। फायर सर्विस यूनिट ने प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में तत्परता दिखाते हुए आग पर कुछ ही समय में काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या बड़े आर्थिक नुकसान की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को सुबह समय लगभग 9:11 पर फायर स्टेशन साहिबाबाद सूचना प्राप्त हुई थी। आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्नी बर्ड्स करके एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री और ESSS इलेक्ट्रिकल्स, इसमें छत पे एक टावर में आग लगी है। साथ ही कुछ जो है खिलौने की फैक्ट्री में कुछ पार्ट्स में आग लगी हुई। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां फायर स्टेशन साहिबाबाद पर घटनास्थल पर पहुंची। वहां जाके देखा तो आग तेजी से जल रही थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों साइड से होश फैलाते हुए दोनों परिसरों में आग बुझाना शुरू किया और अल्प समय में ही आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। त्वरित कार्रवाई से आसपास आग फैलने से पूर्व ही उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। उधर गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित DAV पब्लिक स्कूल में फीस बढ़ोतरी और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर एकत्रित हुए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने अचानक फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। साथ ही एक ही दिन में 2 परीक्षाएं कराने के फैसले से बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि फीस बढ़ोतरी वापस ली जाए और परीक्षा शेड्यूल को छात्रों के हित में बदला जाए। स्थिति बिगड़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित किया। फिलहाल अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है। हमारी ये मांगे जो फीस की बढ़ोतरी थी, और क्योंकि मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, वृंदावन ग्रीन अपार्टमेंट में, तो मेरा 2 बच्चे यहाँ DAV में पढ़ते हैं। पहला बड़ा बच्चा मेरा 8th क्लास में है, दूसरा बच्चा मेरी 3rd में। और इसमें 2 मुद्दे मेन जो थे, एक तो फीस की बढ़ोतरी के बारे में जो बात करी गई, और एग्जामिनेशन में एक दिन में 2 पेपर नहीं होने चाहिए, इससे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता बच्चों में। इसका समाधान के लिए प्रिंसिपल एग्री हो गई है और साथ में फीस की बढ़ोतरी के 7.5% के लिए वो सहमति प्रिंसिपल ने कर दिया। तीसरा जो मेन मुद्दा मेरा जो था वो था सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी के पॉइंट व्यू पे मैंने मैडम से कहा कि पिछली बार लास्ट ईयर एक 9th क्लास का बच्चा जो रिवॉल्वर लेके आया और उसके रिवॉल्वर लेने से कुछ भी हो सकती थी घटना, परंतु आपको जो पता लगा आपने उसको फटवा के टीसी दे दिया। परंतु मेरा यह है कि इसका मेटल डिटेक्टर क्यों नहीं गेट पे लगा जाए, जिससे कोई भी बच्चा है उसमें मेटल डिटेक्टर के उसमें जाए मशीन से रखे, तो हम ये समझें कि हमारा बच्चा सिक्योर है। ये मेन बिंदु है। उसमें इन्होंने मेटल डिटेक्टर के बारे में तो ये बात को नहीं आश्वासन दिया, परंतु उसने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे जांच वाच हो तभी बच्चे आए और कोई इस तरीके का न्यूसेंस ऐसी चीज़ें ना है। इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों के साथ संवाद कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। डीएम ने बैठक में भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की पुनरावृत्ति रोकने पर जोर दिया और श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन भी दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद वेतन संबंधी मामलों पर भी काम किया जा रहा है और श्रमिकों को उनकी सैलरी से जुड़ी जानकारी दी जा रही है ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे और व्यवस्था सामान्य बनी रहे। वहीं गाजियाबाद स्थित 41वीं वाहिनी PAC के प्रांगण में पश्चिमी जोन की अंतरवाहिनी कबड्डी क्लस्टर प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेना नायक डॉक्टर दिनेश यादव ने गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया, जिससे पूरा माहौल खेल भावना से भर गया। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी जोन की कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें प्रत्येक वाहिनी की एक टीम शामिल है। आयोजन की शुरुआत अनुशासन और खेल भावना के साथ हुई, जहां खिलाड़ियों को नियमों के पालन और निष्पक्ष खेल की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि टीम भावना और अनुशासन को भी मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में PAC के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे और प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। आज 41 वाहिनी PAC में पश्चिमी जोन अंतरवाहिनी क्लस्टर प्रतियोगिता हुई है, जो कबड्डी क्लस्टर की है, जिसमें 4 गेम्स हैं: कबड्डी, खो-खो, जिम्नास्ट और फेंसिंग। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी जोन की 14 जो बटालियन है उनकी 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और अभी जिस ग्राउंड पे हम लोग खड़े हैं यहाँ कबड्डी की प्रतियोगिता शुरू हुई है। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? ये कार्यक्रम आज शुरू हुआ है, आज, कल और परसों 17 तारीख को शाम को ये समाप्त होगा। कितनी टीमें भाग ले रही है, उसका प्राइज नहीं आपको? इसमें 14 टीमें भाग ले रही हैं। पश्चिमी जोन में 14 बटालियन है, प्रत्येक बटालियन से एक टीम आई। वहीं मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक मजदूर की साइकिल चोरी कर ली गई। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ये घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जहां एक चोर मौके का फायदा उठाकर साइकिल लेकर फरार हो गया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी और दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन और उससे जुड़ी कथित तोड़फोड़ आगजनी की घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से गलत वीडियो और भ्रामक पोस्ट साझा कर माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार 2 X हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें प्रियंका भारती और डॉक्टर कंचन यादव के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मध्य प्रदेश की एक पुरानी वीडियो जिसमें पुलिस एक शराबी को पकड़ रही थी, उसे नोएडा की घटना बताकर पोस्ट कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के भ्रामक पोस्ट से आम लोगों और श्रमिकों के बीच गलत संदेश गया और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन छानबीन की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में 17 अप्रैल को यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री मीट एवं दीक्षांत समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर JP पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर 451 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगे। इस अवसर पर 66 मेधावी छात्रों को मेडल के साथ करीब 4.15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुरूप तैयार करना और शिक्षा व उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इस इंडस्ट्री मीट में 70 से अधिक मल्टीनेशनल और नवरत्न कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो छात्रों को करियर और उद्योग की वास्तविक चुनौतियों से अवगत कराएंगे।
साथ ही 100 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ संवाद सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा 50 से अधिक पूर्व छात्र अपने स्टार्टअप अनुभव साझा करेंगे। हाँ, नमस्कार। मुझे बहुत हर्ष के साथ ये शेयर करके खुशी हो रही है कि 17 तारीख को, इस महीने की 17 तारीख को हम 2 प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। एक तो दीक्षांत समारोह है और दूसरा इंडस्ट्रियल मीट है। तो दीक्षांत समारोह में और इंडस्ट्रियल मीट दोनों में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर जेपी पांडे जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मिस्टर अनूप कुमार राय जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी BEL गाजियाबाद के, वो भी आ रहे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। दोनों कन्वोकेशन में रहेंगे, बच्चों को डिग्री प्रदान करेंगे। लगभग 451 बच्चों को डिग्रियां मिलेंगी। उसके साथ साथ कन्वोकेशन प्रोग्राम में 66 बच्चे जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको मेडल्स, अवार्ड और कैश प्राइजेस से सम्मानित किया जाएगा। शाम को 3 बजे से इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन होगा, जिसमें प्रोफेसर जेपी पांडे सर जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं वो रहेंगे। और उसमें 100 से ज्यादा इंडस्ट्री के लोग रहेंगे। हाँ, नमस्कार। वहीं गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब केशव कुंज स्थित एक फ्लैट के अंदर बने मंदिर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार आग फ्लैट के भूतल पर स्थित मंदिर तक ही सीमित रही। फायर कर्मियों ने होस पाइप की मदद से आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस अग्निकांड में मंदिर में रखा सामान और पास की अलमारी में रखे कपड़े जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को समय दोपहर लगभग 11:50 पर फायर स्टेशन कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी केशव कुंज गोविंदपुरम में एक फ्लैट में आग लगी है। तत्काल हमारी एक गाड़ी घटनास्थल पर रवाना हुई। वहां जाके देखा तो फ्लैट में बने मंदिर में आग लगी थी, जो कि आसपास सामान में भी फैल गई थी, जैसे कपड़े, अलमारी। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई और लगभग आधे घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। त्वरित कार्रवाई से फ्लैट में तथा अन्य फ्लैटों में तथा फ्लैट के अन्य कमरों में आग फैलने से बचा ली गई है और बड़ा नुकसान होने से बचाया गया। वहीं नोएडा में औद्योगिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्ट्रेट में आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रशासन ने श्रमिक व्यवस्था को लेकर एजेंसियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की और नियमों के पालन पर जोर दिया। कमेटी ने निर्देश दिए कि यदि किसी एजेंसी या उसके श्रमिकों की तरफ से उपद्रवी व्यवहार किया जाता है तो संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन, समय पर बैंक भुगतान और श्रमिकों हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। श्रम विभाग की तरफ से समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है, ताकि श्रमिकों की शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जा सके और किसी भी प्रकार की औद्योगिक अशांति को रोका जा सके। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा आयोजित 8 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के पहले ही दिन भारी जनसैलाब देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। राम कथा की शुरुआत एक भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें करीब 31,000 महिलाओं ने भाग लिया और पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बन गया। ये कलश यात्रा कार्यक्रम के शुभारंभ का मुख्य आकर्षण रही, जिसने पूरे आयोजन को भव्य रूप प्रदान किया। आयोजकों के अनुसार ये कार्यक्रम 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना भी है। वहीं 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दिखाई दे रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। सबके चेहरे बता रहे हैं कि इतनी धूप में चलने के बाद भी सबके चेहरे पे जो रौनक है वो श्री राम का आशीर्वाद है और धन्यवाद कर रहे हैं सारी माताएं बहनें विधायक जी का निकलवाई है। सब सुरक्षित, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, वो शांति से संपन्न हुई है। और आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आपको भी आना चाहिए था। अगर आप नहीं आए हैं तो आप कल से जरूर रहिए। 15 to 23, 3 to 6 PM आप सब कथा का आनंद उठाना है और पुनः धन्यवाद। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है। आज मैं गदगद हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था। हमने 26,500 कलश बटवाए, बहनें अपने घर से लेके आई, हजारों कई हजार बहन
बिना कलश के थी, जो हमने कहा कि एक दूसरे को छू के चलेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा। लोगों को आकलन है, कोई कह रहा है 60,000 को 70,000, लेकिन मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा कि 50,000 से ज्यादा बहन और भाई आज इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। अद्भुत यात्रा है। मैंने ऐसी यात्रा मेरे भगवान महादेव और महामाई की कृपा के ऐसी यात्रा ना सोची थी। अद्भुत कृपा भगवान श्री राम और माँ जानकी की बरसी है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ और महामाई जगदम्बा इस कथा को सुनाने वाले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।